अगर किसी ने एसईओ जू हेयोन से कहा होता कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दुश्मन, किसी रिलिक या किसी गॉड से नहीं बल्कि अपनी ही किस्मत से होने वाली है, तो शायद वह खुद भी इस बात पर हंस देता। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी पूरी दुनिया बिखरने वाली है। साल 2025 अचानक पूरी दुनिया में रहस्यमयी टूम्स प्रकट होने लगे। कोई नहीं जानता था कि ये कहां से आए, लेकिन हर टूम के अंदर ऐसी चीजें छिपी थीं जिन्हें रिलिक्स कहा जाता था। ये साधारण खजाने नहीं थे, ये उन कहानियों, मिथकों, इतिहास, दंतकथाओं और मशहूर उपन्यासों से जुड़े रिलिक्स थे जिन्हें इंसानों ने सदियों तक याद रखा था। जैसे ही टूम्स खुले, पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, वो रहे, उन्हें पकड़ो। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, पीछा करो, उन्हें भागने मत दो। लेकिन इंसानों के हाथ कुछ नहीं आया। रिलिक्स खुद अपनी मर्जी से टूम्स के अंदर चले गए और उसी पल से दुनिया नरक बन गई। शक्तिशाली रिलिक्स ने इंसानों की जिंदगी उलट पुलट कर दी। हर देश, हर शहर, हर इंसान इस आपदा में फंस गया। लेकिन ये उस दुनिया की कहानी नहीं है। ये उस दुनिया की कहानी है जहां सब कुछ बदल चुका था। एक विशाल टम के अंदर सियो जू हेन आराम से आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, उल्टा उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। वह धीरे से बड़बड़ाया, हम एंट्रेंस तो ब्लॉक हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अब वह कोई साधारण इंसान नहीं था। वह उन सभी रिलिक्स का राजा बन चुका था। वह था मैजेस्टी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और मुस्कुराते हुए बोला, चलो देखते हैं इस बार इस टूम में कौन सा रिलिक छिपा है। उधर दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े समिट में कई गार्डियंस एक बेहद गंभीर मीटिंग कर रहे थे। गार्डियन ली सियोल, गार्डियन जूलियन मिलर, गार्डियन यू जेहा और गार्डियन इलिया वोल्गोफ। सबका ध्यान सिर्फ एक इंसान पर था, सीओ जू हेयोन। ली सियोल ने गहरी सांस लेकर कहा, हमें फिर से सीओ जू हेयोन के पर्सनल रिलिक यूसेज के बारे में बात करनी होगी। एक गार्डियन तुरंत बोला, अगर वो खुद रिसर्च परमिट्स जारी नहीं कर रहा तो कम से कम उसे खुद टॉम्स में घुसना भी बंद करना चाहिए। यू जोहा तुरंत उसकी बात काटते हुए बोला, कैप्टन सिर्फ पहले जाकर रिलिक्स की वेरिफिकेशन करते हैं। इतना सुनते ही इलिया वोल्गोफ ने आंखें तरेर दी। वेरिफिकेशन? पहले जाकर लूटिंग करना उसे वेरिफिकेशन कहते हो? कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। फिर उसने गुस्से में कहा, वो सारे अच्छे रिलिक्स पहले ही उठा लेता है और अपने वॉल्ट में भर देता है। दूसरा गार्डियन भी झुंझलाते हुए बोला, कल जिस टूम में घुसा था उसका नाम भी बदलकर टूम रेडर किंग्स लाउंज रख दिया। सबके चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक बीच मीटिंग में एक फोन बज उठा। सबकी नजर स्क्रीन पर गई। कॉलर सियो जू होन। कॉल उठाते ही उसकी बेफिक्र आवाज आई, अरे तुम लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या मुझे हैकर बनकर कॉल करना पड़ेगा? ली सोल ने माथा पकड़ लिया। कैप्टन, हम समिट में हैं। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर जू हेयोन हंसते हुए बोला, ओ आज था क्या? उसने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा। ठीक है, अच्छा काम करते रहो। वो कॉल काटने ही वाला था कि सब एक साथ चिल्ला पड़े, रुको, तुम हो कहाँ? अभी क्या बोलने वाले थे? जू होन ने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस सोच रहा था अपना टाइटल बदल दूं। वह मुस्कुराया, टॉम रेडर किंग थोड़ा वीक लगता है, कैसा रहेगा? टॉम रेडर एम्परर। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एकदम शांत हो गया, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता वह फिर बोला, वैसे अभी बात नहीं कर सकता, मुझे एक और टूम लूट करने जाना है। सबकी आंखें फटी रह गई। टूम? तुम फिर कहाँ लूट? लेकिन कॉल कट चुका था। कमरे में सिर्फ गहरी चुप्पी बची। आखिरकार ली सोला ने थकी हुई आवाज में कहा, चलो अगला एजेंडा शुरू करते हैं। उधर जू होन आखिरकार टॉम के फाइनल रूम तक पहुंच चुका था। उसने सामने देखते हुए सोचा, देखते हैं इस टूम का मालिक कौन है। अगले ही पल उसके सामने चमकदार रोशनी फूटी। एक रिलिक हवा में तैरने लगा। आइसिस पॉइजनस फैंग, एसएस रैंक कंज्यूमेबल रिलिक, एक बेहद शक्तिशाली डिवाइन ग्रेड रिलिक। लेकिन इतना कीमती रिलिक मिलने के बाद भी जू हेयोन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसके सिर पर बैठा मैजेस्टीज क्राउन रेवन, 3 लेगेड क्रो, हैरानी से उसे देखने लगा। क्या हुआ? इतना पावरफुल रिलिक मिला है, फिर भी खुश नहीं लग रहे? जू हेयोन ने हल्की निराश सांस छोड़ी। ये टूम इतना बड़ा था, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि चीफ गॉड ग्रेड रिलिक मिलेगा, जैसे सन गॉड रहा। क्रो ने तुरंत ताना मारा, तुम्हारा लालच कभी खत्म नहीं होगा। जू हेयोन हल्का मुस्कुराया, नहीं, अब बात सिर्फ लालच की नहीं है। उसकी आंखों में पहली बार एक अलग ही नरमी दिखाई दी। जब बच्चे होने वाले हों तो हर बाप चाहता है कि उनके लिए सबसे अच्छी चीजें छोड़कर जाएं। यहीं पर कहानी का माहौल अचानक बदल जाता है। कुछ समय पहले हॉस्पिटल मॉनिटर पर अल्ट्रासाउंड की तस्वीर दिखाई दे रही थी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, देखिए ये जेस्टेशनल सैक है, कांग्रेचुलेशंस, आप 5 हफ्ते की प्रेग्नेंट हैं। एसईओ जू हेयोन की पत्नी आयरीन होल्टन खुशी से उसकी तरफ मुड़ी। जू हेयोन, उसकी आंखों में आंसू थे। जू होन खुद कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आयरी की आवाज कांप रही थी। मैं बहुत खुश हूँ। जू होन भी मुस्कुराकर बोला, मैं भी। कुछ देर बाद वो बच्चों जैसी एक्साइटमेंट में बोला, क्या मैं रिलिक्स से पूछूं कि बॉय होगा या गर्ल? आयरीन हंस पड़ी, वैसे भी कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा। लेकिन जू होन तुरंत बोला, फिर भी मैं अभी जानना चाहता हूँ। दोनों की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। लेकिन खुशी के ये पल ज्यादा देर टिकने वाले नहीं थे। कुछ दिन बाद ऑफिस। जू होन आराम से बैठा हुआ था। तभी कांग म्यंग गुस्से में उसके सामने ढेर सारी फाइल्स पटक देता है। कम से कम ऑफिस में तो काम कर लिया करो। जू होन आराम से जवाब देता है, मैं अभी लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल महसूस कर रहा हूँ और तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो। कांग म्यंग और भड़क गया, इसीलिए कह रहा हूँ ये सब घर पर किया करो। उसने सामने पड़े रिलिक्स और डॉक्यूमेंट्स की तरफ इशारा किया, ये सारा काम खत्म किए बिना कहीं नहीं जाओगे। जू होन मजबूरी में बैठ गया। वह खुद से बड़बड़ाया, लगता है उम्र बढ़ने के साथ कांग म्यंग और चिड़चिड़ा होता जा रहा है। वह धीरे धीरे फाइल्स छांटने लगा। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ये लो ग्रेड रिलिक। लेकिन तभी उसका हाथ एक अजीब चीज पर जाकर रुक गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी दुनिया अचानक बदल गई। उसके सामने एक रहस्यमयी अस्तित्व प्रकट हुआ। उसकी आवाज बिल्कुल भावनाहीन थी, हेलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। 1,87,487 में मैजेस्टी। जू हेयोन की आंखें सिकुड़ गईं। वह कुछ समझ ही नहीं पाया। रहस्यमयी आवाज फिर बोली, तुम्हें मैजेस्टी अथॉरिटी की वॉर में भाग लेने का अधिकार दिया गया। जू हेयोन ने ठंडी नजर से उसे देखा, तुम हो कौन और ये कैसी बकवास कर रहे हो? लेकिन सामने वाला बोला, मैं प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। भाग लेने से पहले अपनी पॉलिसी चुनो। पहला विकल्प ओबीडियंस, अगर वह इसे चुनता तो पूरी ह्यूमैनिटी रिलिक्स की
की रिसोर्स बन जाती, इंसानों की कुर्बानी के बदले दुनिया को समृद्धि मिलती और मैजेस्टी को रिलिक्स का प्रोटेक्शन। दूसरा विकल्प मैसेकर, इससे उसे इरेज अथॉरिटी मिलती, वह जिसे चाहे इस दुनिया से मिटा सकता था और खुद युद्ध में उतर सकता था। तीसरा विकल्प निग्लेक्ट, कुछ भी नहीं बदलता, रिलिक्स किसी की रक्षा नहीं करते, इंसानों को अपनी किस्मत खुद तय करनी पड़ती। तीनों विकल्प सुनकर जू होन का चेहरा सख्त हो गया। उसने बिना झिझक कहा, तीनों बेकार हैं। रहस्यमयी आवाज कुछ पल शांत रही, फिर बोली, तुमने अपना निर्णय टाल दिया है। समझ गया। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। तुम्हें इसका पछतावा होगा। अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। जू होन वापस ऑफिस में था। उसके पूरे शरीर में अजीब बेचैनी दौड़ रही थी। वह बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। कॉन्ग म्यूंग ने पीछे से आवाज लगाई, अरे काम खत्म किए बिना कहां जा रहे हो? लेकिन जू हियोन ने पलटकर भी नहीं देखा। मैं घर जा रहा हूँ। उसके कदम तेजी से वालहल्ला पैलेस की तरफ बढ़ने लगे और तभी उसके सामने अचानक एक छोटी सी लड़की दिखाई दी। वह सीधे उसकी तरफ भागी। पापा, जू होन की सांस रुक गई। वह कांपती आवाज में बोला, तीब, तुम मेरी बेटी हो? लड़की मुस्कुराई। जू हियोन की आंखें खुशी से भर गईं। वह हंसते हुए बोला, वाह, चाइल्ड बर्थ रेलिक को परेशान करना आखिर काम आ ही गया। लेकिन अगले ही पल लड़की का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे याद रखना, मुझे दोबारा जन्म लेना होगा आपकी रक्षा करने के लिए डैड। इतना कहते ही वह अचानक गायब हो गई। जू हियोन स्तब्ध खड़ा रह गया। ये अभी क्या हुआ? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बिना एक पल गंवाए आयरीन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने दोबारा अल्ट्रासाउंड शुरू किया। कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखते ही डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। आयरीन घबराकर बोली, डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर की आवाज कांप रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसने अविश्वास से स्क्रीन की तरफ देखा। बेबी पूरी तरह गायब हो गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर खुद समझ नहीं पा रहा था। मेडिकल साइंस के हिसाब से ये बिल्कुल नामुमकिन है। सिर्फ बच्चा गायब हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और तभी वही रहस्यमयी आवाज एक बार फिर गूंज उठी, हल्की लेकिन डरावनी हंसी के साथ। मैंने कहा था ना, तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा।